Yes. Hello students. Today I am going to explain the next part of your first chapter. That is the Indian Constitution. In the first chapter we have studied about the Indian Constitution, what is Indian Constitution and why it is needed. Now today I am going to start the Indian Constitution, its key features. Key features means key basic features, के main features थे. और before beginning that, let us what I want to explain कि by the beginning of 20th century the Indian national movement, जैसे ही हमारी 20th century शुरू हुई उसी समय हमारी क्या हुआ था कि इंडियन की जो थी नेशनल मूवमेंट स्टार्ट हो गई थी और हमारी उसकी जो स्ट्रगल थी नेशनल मूवमेंट की, कोई हर कोई इसमें बड़ा एक्टिव रोल प्ले कर रहा था. वी वांट इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिशर्स because they were ruling upon our country from the decades. Now we want our own country, and we want to be throw out the Britishers from our country. Then under the British rule they had forced away rules. और जब Britishers थे हमारे ऊपर रूल ओवर कर रहे थे तो उस समय जो भी रूल्स होते थे हमें उसको मानना पड़ता था. कोई हमारे इंटरेस्ट को लेके नहीं बनाए जाते थे, कोई रूल्स हमारे ऊपर थोपे जाते थे. तो willingly or unwillingly we have to accept that, and we have no role in making that rules. Then the long experience of authoritarian rule under the colonial state convinced that free India should be democracy in which everyone should be treated equally and allowed to participate in the government. तो जब हमारी जो नेशनल मूवमेंट हो रही थी उस समय जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, जो हमारे नेशनल मूवमेंट के लीडर्स थे, उन्होंने बैठ के काफी देर इसके ऊपर सोचा कि जब हम आजाद हो जाएंगे तो हमारा आजाद भारत कैसा होगा. तो उन्होंने उस समय एक सपना देखा था कि जो हमारा आजाद भारत होगा उसमें हमारे आजाद होने के बाद हमारी जो कंट्री में होगी वो डेमोक्रेसी होगी. डेमोक्रेसी जब होती है तो उसमें हर एक सिटीजन को इक्वालिटी का दर्जा दिया जाता है, हर एक की मान सम्मान की रक्षा होती है, हर एक की बात को सुना जाता है कि जैसे हम आजाद होंगे तो हमारा जो होगा इंडिया जो होगा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा, डेमोक्रेटिक होगा. और हम इसके जो होंगे हमारे the ways in which democratic government, जिस तरह से ये डेमोक्रेटिक सरकार बननी चाहिए उसी तरह के हम इंडिया में सरकार बनाएंगे. These people who became members, और इसी चीज को उन्होंने आजादी के बाद लागू भी किया. और उसके बाद क्या हुआ कि इस सारी चीज को अप्लाई करने के लिए उन्होंने एक असेंबली बनाई जिसका नाम क्या पड़ा हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. और 1946 who met periodically for the next 3 years to write Indian's constitution. कहता जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी वो आने वाले लगातार 3 सालों के आजादी के बाद 1946 को हम आजाद हो गए थे. और जैसे कि हमारे फ्रीडम फाइटर ने, हमारे नेताओं ने जो एक सपना देखा था आजाद भारत का कि जब हम ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ से चले जाएंगे तो हमारा जो आजाद भारत होगा वहां पे डेमोक्रेसी होगी. और डेमोक्रेसी में क्या होगा, जहाँ सबको इक्वालिटी से रहने का पूरा राइट दिया जाएगा. और इस चीज को पूरा लागू करने के लिए, इस चीज को पूरे रूल्स बनाने के लिए हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी. और उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने पूरे 3 सालों तक काम किया. वो बीच बीच में मीटिंग के बाद मीटिंग, डिस्कशन आफ्टर डिस्कशन होती गई और उन्होंने इसको पूरा बनाने के बाद इसका पूरा एक ड्राफ्ट तैयार किया. These member of Constituent Assembly had a huge task before them. और जो Constituent Assembly थी इसका जो था इनके सामने एक बहुत बड़ा काम था, क्योंकि इसी के ही पूरे रूल्स के ऊपर हमारा फर्दर नेशन जो होगा वो रन करेगा. The country was made up of several different communities who spoke different languages. क्योंकि जब हमारा जो भारत था वो था कि उसमें कोई एक कम्युनिटी के लोग नहीं थे, अलग अलग कम्युनिटी के लोग रहते थे, अलग अलग भाषाएं बोलते थे, अलग अलग धर्म को फॉलो करते थे और हर एक के डिस्टिंक्ट अलग अलग कल्चर्स थे. Also when the constitution was being written, इंडिया वॉज गोइंग थ्रू कंसिडरेबल टर्मोइल. कहता जब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था उसमें हमारी इंडिया के अंदर काफी ज्यादा हलचल हो रही थी. टर्मोइल कहता काफी ज्यादा हलचल हो रही थी. द पार्टीशन, क्या हलचल हो रही थी कि जैसे हम आजाद हुए सबसे बड़ी हलचल क्या थी हमारी, दैट इज द पार्टीशन ऑफ इंडिया. उसी समय हमारा इंडिया का जो था वो पार्टीशन हो गया. जो हिंदुस्तान था वो 2 टुकड़ों में बट गया, पाकिस्तान और भारत, हिंदुस्तान. तो कहता है उस समय जो हमारा जो पाकिस्तान और इंडिया का पार्टीशन है दैट वाज इमिनेंट. इमिनेंट मीन होता कि जिसको हम रोका ना जा सके, घटित हो. एंड देन सम ऑफ द प्रिंसली स्टेट. और उसके बाद सबसे बड़ा चैलेंज था जो हमारा इंडिया का आजाद होने के बाद वो था कि जब हम आजाद हुए तो जो भारत था ना छोटी छोटी प्रिंसली स्टेट्स में बटा हुआ था. तो आजादी के बाद जो भारत था वो 500 स्टेट्स में, नियर अबाउट 500 छोटी छोटी स्टेट्स में बटा हुआ था. और हर एक स्टेट अपने अलग अलग राजा के, राजकुमार के द्वारा रूल ओवर की जाती थी. अब इंडिया के सामने ये बहुत बड़ा चैलेंज था कि अब हम इस आजाद भारत को कैसे इन सारे राजाओं को, जो प्रिंसली स्टेट्स हैं, राज्य उसके ऊपर राज्य कर रहे हैं, हम उनको कैसे मोटिवेट करें, उनको हम कैसे समझाएं कि आप सारे मिलके छोटी छोटी स्टेट्स ना करके पूरा भारत बनाओ. अब आज मुझे बोला जाए
कि मेरे पास हाँ ठीक है कि मैं जम्मू का राजा हूँ, मैं जम्मू के ऊपर रूल ओवर करता हूँ, मुझे बोला जाए कि तुम जम्मू का अपना राजा जो है वो छोड़ दो और इसको भारत का एक बड़ा सा नेशन के साथ इसको मिला दो ताकि ये एक जम्मू ना रह के भारत का एक हिस्सा बन जाए। तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था। और अब इस चैलेंज को एक्सेप्ट किसने किया? हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। उन्होंने बोला कि मैं ये बीड़ा उठाता हूँ, मैं इन सारे राजाओं को मोटिवेट करूंगा, समझाऊंगा और इस पूरे छोटे छोटे टुकड़ों में जो पूरा 500 स्टेट्स में हमारा भारत बटा हुआ है, इसको मैं मिला के एक भारत बनाऊंगा। और उन्होंने अपने इस सपने को पूरा भी किया, इसलिए उनको आयरन मैन का नाम दिया जाता है। किसको? सरदार वल्लभ भाई पटेल को आयरन मैन। क्लियर? देन some of the social, और उसी समय हमारी प्रिंसली स्टेट्स थी, डिसाइडेड अबाउट देयर फ्यूचर एंड द सोशल इकोनॉमिक जो हमारा कल्चर था वास्ट पीपल का, वो भी हमारा जो था काफी खराब था, क्योंकि वो भी हमारा जो था डिसमल था, बड़ा खराब था, क्योंकि हमारी कोई भी सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ब्रिटिशर्स के अंडर नहीं थी। तो जब हमारे पास भारत हमारे पास आया आजादी के बाद, तो भारत पूरी तरह से उजड़ा हुआ था, अंडर डेवलप था, भूखमरी थी भारत में। हमें भारत को हर एक फेसेस से ऊपर उठाना था। They rose to occasion and gave this country a visionary document that reflect the respect for maintaining diversity while preserving national unity. और ये जो हमारी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली थी, इसमें इसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया और उन्होंने इस तरह से इसमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाए जिसमें सभी के राइट्स को प्रिजर्व किया गया था और सबको मिलके एक ही नेशनल यूनिटी की तरफ मोटिवेट किया गया था। The final document also reflect their concern for eradicating poverty. और इस कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा मेन मुद्दा क्या था कि हमें भारत से इस पॉवर्टी को इरेडिकेट करना है, भूखमरी को खत्म करना है थ्रू सोशल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। वो कैसे होगी? जब हम सोशल इकोनॉमिक लेवल पे अलग अलग रिफॉर्म्स करेंगे। एंड दैट emphasize the crucial role of people can play in choosing their representative. और वे कैसे खत्म होगी? जब लोग अपनी मर्जी से अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनेंगे। अब ये जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, इसके 300 इसमें लोग थे जो अलग अलग स्टेट से सारे रिप्रेजेंटेटिव आए थे और इसमें सभी ने अपना अपना रोल प्ले किया। लगातार 3 साल तक इसके ऊपर डिस्कशन होती रही। और इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेन हमारे हेड थे वो कौन थे? बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर, जिसको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। क्योंकि जब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बनना शुरू हुआ ना, भले हमारे 300 अंडर रिप्रेजेंटेटिव थे, लेकिन 300 जब हमारा चलता रहा, ये 3 साल तक ये हमारा पूरा डिस्कशन चला था। तो जब हमारी बिगिनिंग हुई तो उस समय हमारे सभी स्टेट से अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव आए थे, जो करीब करीब हमारे 300 पीपल थे। और 3 साल तक डिस्कशन होती थी। बिगिनिंग में तो 300 थे, लेकिन धीरे धीरे जब हमारे 3 साल का टेन्योर पूरा होने पे आया तो काफी सारे लोग छोड़ चुके थे, छोड़ के नहीं गए थे, अपनी अपनी डोमेस्टिक प्रॉब्लम की वजह से चले गए थे। लेकिन डॉक्टर भीम सिंह राव जो थे, यही एक आदमी थे जो बिगिनिंग में जिन्होंने ज्वाइन किया और पूरे 3 सालों तक ये उस ड्राफ्टिंग कमेटी को पूरा तैयार करने में लगे रहे, जिसके चलते इनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। क्लियर? देन लिस्टेड बिलो द, अब इन्होंने जब हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, इसका पूरा ड्राफ्ट इन्होंने तैयार किया और उसमें इन्होंने लिस्ट की एक मेन, पहले क्या था, की फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। इंडिया के जो हमारे की जो मेन फीचर्स हैं वो क्या है? Why did these keep in mind the above mentioned concern of diversity? और जो उन्होंने की फीचर्स बनाए थे, वो की फीचर्स इन्होंने इंडिया की जो डाइवर्सिटी थी, अलग जाति के लोग हैं, अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, अलग अलग धर्म फॉलो करते हैं, अलग अलग कल्चर है, इस सब को दिमाग में रख के बनाई थी। और साथ ही साथ यूनिटी की, अब हम सबको मिलके एक होकर रहना है। और सोशल इकोनॉमिक रिफॉर्म जो हमारे पूरे डॉक्यूमेंट्स के मेन मुद्दे थे। देन tried and understand the ways in which they try to balance these concerns with the communities to transforming independent India into a strong democratic country। और जब हम सारे इस मुद्दों को, जो हमने की फीचर्स थे, वो सारे पूरी इंडिया को डाइवर्सिटी की एक लैंड होते हुए भी एक भारत बनाने का मुद्दा रख के ये सारे फ्रेम किए गए। सबसे पहले इसका हमारा जो की फीचर्स था वो क्या था? फेडरलिज्म। फेडरलिज्म क्या होता है कि एक ही जनता के ऊपर एक से ज्यादा गवर्नमेंट का होना, एक ही जनता के ऊपर, जैसे पूरे भारतवासी के ऊपर एक से ज्यादा गवर्नमेंट का होना, उसे क्या बोला जाता है? फेडरलिज्म। दिस रेफर्स टू द एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन द कंट्री। इन इंडिया वी हैव, अब जैसे इंडिया है, हमारे अलग अलग प्रकार की गवर्नमेंट है। वो कैसे? कि वी हैव स्टेट लेवल एंड एट द सेंटर लेवल।
एक तो हमारी स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट होती है, फिर हमारी सेंट्रल लेवल पे होती है। उसके नीचे आ जाए अगर हम अपने गाँव में जाए तो वहां हमारा पंचायती राज है, दैट इज द थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट, एंड यू हैव रेड अबाउट दिस इन क्लास 6. We looked at the functioning of state government in your class 7 book, and this you will read more about the central government. अब इसके बारे में आपने पहले भी पढ़ा। अब इंडिया है, ये भी हमारी जो है, यहाँ पे भी हमारा फेडरलिज्म किस तरह से है कि जनता तो एक ही है, भारतवासी तो एक ही है, लेकिन इसमें भी हमारी अलग अलग लेवल की गवर्नमेंट है। सबसे पहले आ जाती है हमारी स्टेट की, फिर आ जाती है हमारी सेंट्रल की, फिर उसके नीचे अगर आए तो हमारे गाँव में पंचायती राज है, तो वहां पे भी उसकी अलग गवर्नमेंट आएगी। अब हम यहाँ पे हमारी स्टेट और सेंटर के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। The vast number of communities in India meant that a system of government needed to be devised that did not involve only one person sitting in the capital city of New Delhi and making डिसीजंस ऑफ एवरीबॉडी। कहता जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना, इसमें ये किस क्या मन में रख के बनाया गया कि ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा ये ऐसा नहीं होगा कि पूरी इंडिया के बिहाफ पे एक आदमी दिल्ली में बैठा है और सबके बिहाफ पे वो अपने डिसीजन ले रहा है और उसी के हिसाब से वो उसको फाइनल कर रहा है। ऐसा कुछ भी लेके बनाया नहीं गया था। तो कैसा बनाया गया हमारा ये? Instead, it was important to have another level of government in the state so that a decision could be made for the पर्टिकुलर एरिया। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए कि एक आदमी जो है वो दिल्ली में बैठ के सबके लिए रूल्स बनाएगा, ऐसा नहीं होगा। ये चीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रख के बनाई गई थी। तो उसके लिए क्या किया गया कि सरकार को स्टेट लेवल पे और सेंट्रल लेवल पे डिवाइड कर दिया गया। While each state in India enjoys autonomy in exercising powers on certain issues subjects of national concern require all that of state. अब इस चीज को लगते हुए दो प्रकार की हमारी गवर्नमेंट बन गई, एक बन गई हमारी सेंटर, एक बन गई स्टेट। अब इन लोगों के अलग अलग सब्जेक्ट्स बन गए, जैसे कि अगर हमारा सेंटर कौन कौन सा डील करेगा, फाइनेंस, जैसे हम फाइनेंस का हो गया, फॉरेन अफेयर्स के हम दूसरे नेशन से कैसे डील करेंगे, फिर हमारा डिफेंस का हो गया। ये जो होंगे मुद्दे नेशन के, ये कौन डील करेगा? सेंटर है। और जब आ गया हमारा स्टेट का कि स्टेट की एजुकेशन कैसी होगी, स्टेट की हेल्थ सिस्टम कैसे होगा, इस सब चीजों के ऊपर डिसीजन कौन लेगा? हमारा स्टेट गवर्नमेंट। फिर उसके बाद एक और सब्जेक्ट बना, वो हमारा कॉन्करेंट लिस्ट। उसमें आया कि जब भी हमारा एग्रीकल्चर का और इसका एग्रीकल्चर का फील्ड होगा तो उसकी डेवलपमेंट के लिए दोनों मिलकर काम करेंगे, स्टेट भी और सेंटर भी। Clear? The Constitution contain list that detail the issues in each the government can make their laws। और इसी के चलते हुए जो सेंटर की लेवल होगी वो अपने फील्ड के लिए लॉस बनाएगी, जो स्टेट होगी वो अपने फील्ड के लिए बनाएगी, और जो कॉन्करेंट लिस्ट होगी उसमें दोनों मिलके बैठ के स्टेट अपनी कंट्री की डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे। Then, under federalism, the states are not merely agents of federal government, but draw their authority from the constitution as well। कहता फेडरलिज्म के चलते हुए कि खाली एक नाम मात्र नहीं था, ये दोनों गवर्नमेंट, सेंटर जो थी वो अपना पूरा पावर को एंजॉय करती थी, जो स्टेट थी वो अपनी पूरी पावर को एंजॉय करती थी। All persons in India are governed by the laws and policies made by each of these level of government। और सारे इंडियन जो थे वो जो थे पर्सन्स थे गवर्नमेंट, उनको गवर्न कौन करता था? वो लॉस जो स्टेट पे स्टेट लेवल पे बनते थे और सेंटर पे सेंट्रल लेवल पे बनते थे। पार्लियामेंट्री और सेकंड फीचर हमारा पहला हो गया हमारा फेडरलिज्म समझ आ गया, एक ही जनता के ऊपर अलग अलग प्रकार के लेवल का गवर्नमेंट का होना, जैसे हमारे इंडिया में भी था कि, और पूरी इस चीज को रखा गया कि इंडिया में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर में, तो इस चीज को दिमाग में रख के बनाया गया था कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए इसमें एक ही आदमी को पावर नहीं दी जाएगी कि वो दिल्ली में बैठा और सबके लिए पावर्स रूल्स बनाता रहेगा, नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। इसके चलते फिर क्या किया उन्होंने? सेंट्रल लेवल में भी गवर्नमेंट बनाई और स्टेट लेवल पे भी बनाई। सेंटर जो होगी उसके अलग सब्जेक्ट्स होंगे, जैसे फॉरेन अफेयर्स हो गया कि हम दूसरे नेशंस के साथ कैसे डील करेंगे, उसकी पॉलिसी कैसे बनाएंगे, वो सेंटर देखेगी। अब हमारे देश में किस किस प्रकार के टैक्स लगेंगे वो सेंटर देखेगी। क्लियर? और हमारा डिफेंस में कितना खर्चा होगा वो सारा सेंटर देखेगी। अब आई स्टेट की, तो स्टेट की एजुकेशन हो गया, स्टेट का हेल्थ हो गया, ये सारी चीजों को डेवलपमेंट के लिए कौन देखेगा? स्टेट गवर्नमेंट देखेगा। इसलिए स्टेट गवर्नमेंट के पास अपनी पावर है, सेंटर के पास अपनी पावर है। और जैसे ही देश की इकोनॉमी, जैसे एग्रीकल्चर फील्ड आ गया, उसकी डेवलपमेंट के लिए जब काम करना है तो दोनों गवर्नमेंट, स्टेट और सेंटर मिलकर उसको बनाएंगे। ठीक है? और जो हमारी इंडिया के जो हम इंडियंस हैं, तो हम सारे इन्हीं लॉस को एक्सेप्ट करते हुए आगे मूव ऑन करते जाएंगे। सेकंड फीचर आया हमारा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। The different tiers of the government in that you read about consist of representatives who are elected by the people. Your class 7 book begin with the story of
Kanta, who was standing in the line to vote during an election. The Constitution of India, कहता हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था ना, इसने जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, पहला की फीचर था हमारा फेडरलिज्म, दूसरा क्या था कि इन्होंने जब हमारी ब्रिटिशर्स थे उस समय हमारी वुमेन के कोई भी राइट्स नहीं थे. वुमेन आर मेंट ओनली टू स्टे एट होम एंड to cook the food and do all the domestic works. Clear? But as the Britishers, we have throw the Britishers out of India, then we frame our constitution. The constitution had secured this right for the women. They too have equal right to for suffrage. Suffrage क्या होता है? Right to vote. कि हमारी women के पास भी ये power होनी चाहिए कि वो भी आए और आगे आके अपना वोट कर सके. तो ये जो था हमारा इसका कॉन्स्टिट्यूशन में था. पहले हमारा इंडिया में हर एक इंडियन को भी, चाहे वो औरत हो चाहे वो मर्द को, इस पूरी वोट का राइट नहीं था. लेकिन ये चीज हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का सेकंड की फीचर था कि हर एक आदमी, चाहे वो अमीर है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो गोरा है, चाहे वो काला है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, चाहे क्रिश्चियन, किसी भी जाति को बिलोंग करे, छोटी जाति को बिलोंग करे, बड़ी जाति को बिलोंग करे, हर एक को राइट होगा वोट करने का. लेकिन एक एलिजिबिलिटी होगी, ही और शी मस्ट बी ऑफ 18 years, कि वो 18 साल का होना चाहिए. जैसे वो 18 साल का है, अनपढ़ है, पढ़ा लिखा है, हर एक को वोट करने का राइट था. तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सेकंड की फीचर था. क्लियर? देन उसके बाद आया सेपरेशन ऑफ पावर्स. अब ये तो हो गया, मैंने तुम्हें बताया कि हमारा गवर्नमेंट बनी स्टेट लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे बनी, फिर हमारी विलेज लेवल पे भी पंचायती राज था. अब आया कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जिस तरह से हमारे 3 ऑर्गन्स बन गए गवर्नमेंट के, अब हमारी पावर्स को सेपरेट किया गया कि किस तरह की पावर हमारी होगी. अब उसके चलते इन्होंने क्या कर दिया, हमारी पूरी कॉन्स्टिट्यूशन को जो पावर्स थी गवर्नमेंट के, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के चलते इन्होंने गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स बना दिए. और 3 ऑर्गन्स कौन कौन से थे? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. अब लेजिस्लेचर्स में कौन आते हैं? जैसे हम उसमें इलेक्टेड करते हैं, एमपीज हो गए, एमएलएस हो गए. और एग्जीक्यूटिव्स में कौन आते हैं? हायर ऑफिसर्स के, हायर रैंक ऑफिसर्स के, जैसे ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर. और जो हमारा आया, हमारा तीसरा ये था, वो वाला लेजिस्लेचर हो गया हमारा, एग्जीक्यूटिव हो गया, और थर्ड था हमारा जुडिशरी. और जुडिशरी में हमारा कोर्ट आ गया, हाई कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया. ठीक है, इस तरह से इन्होंने हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन की पावर्स को जो था इसको 3 ऑर्गन्स में बांट दिया. लेजिस्लेटिव, एमपीज, एमएलएस है. देन आ गया हमारा एग्जीक्यूटिव, उसमें आ गया हमारे ब्यूरोक्रेसी में आ गया हमारी आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर. तीसरा आ गया हमारा जुडिशरी में हमारा आ गया कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट. क्लियर? इस तरह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने पूरी कॉन्स्टिट्यूशन को पावर को 3 ऑर्गन्स में बांट दिया. द एग्जीक्यूटिव इज अ स्मॉलर ग्रुप ऑफ पीपल हु आर रिस्पांसिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग. अब इसके रोल क्या थे? सबसे पहले आया हमारा लेजिस्लेचर. लेजिस्लेचर रेफर्स टू अवर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव. लेजिस्लेचर को कौन था? वो इलेक्टेड पीपल होते थे. उनको चुनते कौन थे? हम लोग चुनते थे ना, इंडियंस, बाय वोट. देन दूसरा आ गया हमारा सेकंड एग्जीक्यूटिव. एग्जीक्यूटिव जो होता था, स्मॉलर ग्रुप ऑफ पीपल होता था, जो रिस्पॉन्सिबल होते थे फॉर इम्प्लीमेंटिंग लॉज एंड रनिंग द गवर्नमेंट. उनका काम ये होता था कि जो सरकार ने लॉज बनाए हैं उसको पूरा प्रॉपर वे में री-एनफोर्स करना और उसको इम्प्लीमेंट करना और अपनी स्टेट को रन करना. देन जुडिशरी होगी कि जैसे रेफर टू द सिस्टम ऑफ कोर्ट्स इन द कंट्री. In order to prevent the misuse of power by one branch of the government, the Constitution says that each of these organs should exercise different powers. अब ये था कि कहीं पे कोई भी अपनी पावर का मिसयूज ना करे. इस चीज के चलते उन्होंने क्या किया कि कॉन्स्टिट्यूशन ने दाउ दिस ईच ऑर्गन एक्ट्स एज अ चेक ऑन द अदर गवर्नर. अब क्या किया कि हर एक लेवल पे हर एक ऑर्गन के ऊपर एक सीनियर था जो इस चीज का चेक करता था कि जो इनको पावर दी जा रही है कोई अपनी पावर को मिसयूज ना करे, जिसके चलते कि गवर्नमेंट का जो था आपस में इन तीनों लेवल पे बैलेंस बना रहता. क्लियर? अब तीसरा आया हमारा की फीचर, वो था फंडामेंटल राइट्स. फंडामेंटल राइट्स कौन से होते हैं कि हमारे बेसिक जैसे हम हुए पैदा हुए वो हमें मिल ही जाते हैं. तो फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से आते हैं? सबसे पहले आता है राइट टू इक्वालिटी. हर एक पर्सन, किसी भी जाति को बिलोंग करो, किसी की धर्म को करो, पैसा है नहीं है, कानून के सामने सारे बराबर है. अगर मान लो मैं राजा हूँ, मैं प्रिंस हूँ, मैं मिनिस्टर हूँ, तो अब तो राजा खत्म हो गया. मैं मिनिस्टर हूँ, मैंने चोरी की है, तो मुझे अगर सजा मिल रही है, मुझे ना तो ये नहीं होगा कि मुझे छोड़ दिया जाए. नहीं, वही सजा मुझे मिलेगी जो किसी एक चोर ने की होगी. ठीक है, ये नहीं मतलब कि मेरे को मैं मतलब मिनिस्टर का बेटा हूं तो मुझे छोड़ दिया जाएगा. इसको कहते हैं इक्वालिटी बिफोर लॉ. दिस मीन्स दैट अजय देखो अपने चैप्टर पे पेज नंबर तुम्हारा कहाँ पेज नंबर 14 पे ब्लू बॉक्स में मेंशन किए हुए फंडामेंटल राइट्स, वो समझा रही हूँ.
Citizens can be, all persons are equal before law. This means that all persons shall be equally protected by the laws of the country. It's also said that no citizens can be discriminated against on the basis of their religion. इसका मतलब कि कानून के सामने सब बराबर है, कोई धर्म के ऊपर कोई उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, कोई जाति के ऊपर नहीं होगा, कोई कलर के ऊपर नहीं होगा, कोई पैसे के ऊपर कुछ नहीं होगा, सारे के सारे इक्वल है। दूसरा आया राइट टू फ्रीडम। फ्रीडम में क्या आता है कि दिस इंक्लूड द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, द right to form association, right to move freely and reside in any part of the country, and the right to practice any profession, occupation or business. अब राइट टू फ्रीडम क्या आता है कि मुझे आजादी से रहने का पूरा हक है, अगर मुझे कोई बात अच्छी नहीं लगी है तो मुझे पूरा फ्रीडम है स्पीच का। लेकिन ब्रिटिशर्स के टाइम हमारे पास ऐसा नहीं था। आज तो हमारा मीडिया है, किसी भी बात के ऊपर बोल सकता है, किसी भी मुद्दे को उठा सकता है, किसी भी आदमी के कुछ भी गलत देखता है तो उसके खिलाफ पूरा बोल सकता है। लेकिन ब्रिटिशर्स के टाइम ऐसा नहीं था। अगर कोई प्रेस कुछ भी इनके खिलाफ छापती थी तो उस प्रेस को पूरा एसेट्स को कॉन्फिस्केट किया कर दिया जाता था। कोई राइट नहीं था हमारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच को, ठीक है। और मैं अपनी कंट्री में अपनी फ्रीली मूव कर सकता हूँ, कहीं पे भी रह सकता हूँ, अपनी मर्जी से किसी भी धर्म को पालन कर सकता हूँ, कोई भी प्रोफेशन चूज कर सकता हूँ, किसी भी ऑक्यूपेशन को अडॉप्ट कर सकता हूँ, कोई भी बिजनेस कर सकता हूँ। इसे क्या बोला जाता है? राइट टू फ्रीडम। ये हमारा सेकंड फंडामेंटल राइट था। अब आया हमारा थर्ड राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ट्रैफिकिंग क्या, स्मगलिंग करनी। जैसे क्या होना था पहले, ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी होती थी। वो क्या होती थी कि जैसे लार्ज स्केल में लोगों को भरना और उनको स्मगल, मतलब एक कंट्री से दूसरी कंट्री में चला जाता था, उनको एज ए स्लेव, उनकी ऑक्शन होती थी। अब ये सारी चीजें जो थी ट्रैफिकिंग, ये टोटली बंद हो गई। और इसके चलते फिर फोर्स्ड लेबर भी करवाई जाती थी। जैसे अनपढ़ लोग होते थे, इनको इकट्ठे भर के ले जाना, फिर इनसे लेबर करवाना, इनको वेजेस भी नहीं देना, स्लम एरियाज में भी रखा जाना। फिर दूसरा सबसे बड़ा, एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन अंडर 14 इयर्स ऑफ एज। और ये जो चलते हैं हमारा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये हमारा एक बहुत बड़ा था कि आज 14 साल से कम उम्र का कोई भी बच्चा अगर कहीं पे भी काम करता हुआ मिले तो वो ऑफेंस है, क्राइम है। हम किसी भी बच्चे को एम्प्लॉयमेंट एज ए एम्प्लॉय नहीं रख सकते बिफोर 14 इयर्स। अगर वो 14 साल से कम है तो उस 14 साल के बच्चे का एक ही राइट है, वो राइट टू एजुकेशन। उसके लिए गवर्नमेंट ने फ्री स्कूल सर्विस इंस्टीट्यूशन भी बनाई है, एजुकेशन फ्री ऑफ कास्ट है कि हर एक बच्चे को 14 साल तक पूरा उसको सिर्फ पढ़ना है, कोई बच्चा भी काम नहीं करेगा। अगर कोई भी बच्चे को हम उसको एज एम्प्लॉयर अपने घर में रखते हैं, जैसे नौकर रखते हैं, सर्वेंट रखते हैं, जैसे हम देखते हैं कि चाय की दुकान पे बच्चे कप धोने का काम करते हैं, जूठे बर्तन धोने का काम, अगर अब ऐसा नहीं है। अगर कहीं पे भी ऐसा होता है तो उसके लिए बकायदा ये क्राइम है और हमें सजा भी मिल सकती है, ठीक है। उसके बाद आया चौथा हमारा फंडामेंटल राइट, क्या था? राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। हमारे पास पूरा फ्रीडम है कि मैं किसी भी धर्म को फॉलो कर सकती हूँ, किसी भी धर्म को मैं अपना सकती हूँ, मेरे को इसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं। तो फिर फिफ्थ आया कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स। कल्चरल और एजुकेशन राइट्स कौन से होते हैं? The Constitution states that all minorities, religious or linguist, can set up their own education institution. इसमें क्या आता है कि जो भी हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा देता है कि जो मिनॉरिटी में है, मिनॉरिटी में होते हैं, एक हो गया हमारा मेजोरिटी में, एक होता है मिनॉरिटी में। कई जाति के लोग बहुत ज्यादा होते हैं, कई जाति के लोग बहुत कम है। तो इसका मतलब नहीं कि कम वालों को कोई राइट नहीं, कम वाले भी जो है वो भी अपने जिस भी धर्म को फॉलो करेंगे वो उसके चलते अपना रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस बना सकते हैं, वो अपनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी बना सकते हैं एंड प्रिजर्व कर सकते हैं एंड डेवलप देयर ओन कल्चर। वो अपने कल्चर को अपने हिसाब से डेवलप कर सकते हैं। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसकी पूरी गारंटी देता है और ये पूरा उनको फ्रीडम देता है। Then right to constitutional remedies. This allows citizens to move the court if they believe that any of their fundamental rights have been violated by the state. और अगर हमारे ये सारे जो फंडामेंटल राइट्स जो आपने ऊपर पढ़े हैं पहले 5, इसमें से किसी भी राइट को अगर हमारी स्टेट वायलेट करती है, हमें वो राइट नहीं देती है, तो हम उसके अगेंस्ट अपना कोर्ट में केस लेके जा सकते हैं। क्लियर? फिर उसके बाद आया हमारा फिफ्थ की फीचर कॉन्स्टिट्यूशन का, वो है हमारा सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म क्या होता है? ए सेक्युलर स्टेट इन विच द स्टेट डज नॉट ऑफिशियली प्रमोट एनी वन रिलीजन एज द स्टेट रिलीजन। क्या सेक्युलरिज्म क्या होता है कि उस सेक्युलरिज्म होता है कि सेक्युलरिज्म के चलते स्टेट अपना कोई भी एक पर्टिकुलर धर्म नहीं अडॉप्ट कर सकती, और किसी एक धर्म को सपोर्ट नहीं कर सकती, वो सभी धर्मों को बराबर इक्वल स्टेटस देती है, इक्वल रिस्पेक्ट देती है और इक्वल फ्रीडम देती है।
इंडिया जो है हमारी सेकुलर कंट्री है ना, इसमें हर एक धर्म को हर एक धर्म के लोग रहते हैं, अपने धर्म को अपनी मर्जी से एंजॉय करते हैं, अपनी मर्जी से अपने धर्म से रिलेटेड अपना इंस्टीट्यूशन बनाते हैं, अपनी मर्जी से अपने कल्चर को डेवलप करते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जिस स्टेट में ये चीज होती है उसे क्या बोला जाता है, सेकुलरिज्म। Clear? So different features of Indian constitution outlined above involve complicated ideas that are often not easy to grasp. Don't worry too much about this for the moment. In the rest of the तो कहता अब जो इंडिया थी ये हमारी एक ऐसी कंट्री थी जो हमारे इस तरह के सारे फीचर्स को अडॉप्ट करती थी और लोगों के पूरे उनको राइट्स के हिसाब से उनको देती थी। क्लियर? सो दैट्स ऑल अबाउट योर सेकेंड पार्ट ऑफ द फर्स्ट चैप्टर, दैट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर?